मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो 10वीं कक्षा का रसायन शास्त्र का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का एक नया टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, जो ये है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अर्थात हम इस नए टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमारे पास बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम कुछ करेंगे। तो आज हम जिनका अध्ययन करने वाले हैं वह है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। तो हम इन दो अभिक्रियाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो आपका पहला जो अभिक्रिया है यह है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। होता क्या है देखते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए चीज़ का निर्माण करें तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। मतलब जो पदार्थ उसमें भाग ले रहे होते हैं उनके गुण से नए पदार्थ का जो गुण होता है बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण से हम समझेंगे इसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात जब हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं, ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। और यह जो इस पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है। तो यह अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक और ये एक दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि हम मैग्नीशियम को वायु में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो यह जो अभिक्रिया है एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वायु में जलाने पर, तो वायु में होता क्या है ऑक्सीजन के कारण ही कोई चीज़ जलता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। एक बात याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम इसे अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो परत जम जाता है वह इसे जलने में मदद नहीं करता है, अर्थात जलने में मुश्किलें पैदा करती हैं। इसलिए इसे जब भी हम जलाते हैं तो इसे अच्छी तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। और जब यह जलेगा वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, जो एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में हमें दिखाई देगा। इस प्रकार तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2, एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात SO2 और O2 जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। एक चीज़ दोस्तों याद रखें कि जब भी हम कोई भी समीकरण लिखें तो वह संतुलित होना चाहिए। जब भी हम कोई भी समीकरण लिखते हैं तो वह रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण हमें कभी नहीं लिखना चाहिए।
तो चलिए देख लेते हैं एक बार जो भी समीकरणें हमने यहाँ पर लिखी हैं वो क्या संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 1 और कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2, ये संतुलित अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण है। इसे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगला चेक करते हैं। मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1 और मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 और इधर 1, इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 से गुना करके ऑक्सीजन की संख्या को 2 कर देते हैं। फिर एक बार चेक करते हैं। मैग्नीशियम की संख्या 1, मैग्नीशियम की संख्या 2, ये असंतुलित है। इसे मैग्नीशियम की 2 करने के लिए हम मैग्नीशियम के आगे हम 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार फिर चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 2 हो गई, मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2। इस प्रकार ये संतुलित हो गए। हमने संतुलित करने का जो वीडियो बनाया था वो पिछले वीडियो में बनाया था, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फर की परमाणु संख्या 1 है, इधर सल्फर की परमाणुओं की संख्या 1 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन की 2 और 2 4 हो गए, इधर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इन्हें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 2 लगा के इसे हम 6 कर देते हैं। इस प्रकार यह ऑक्सीजन की जो संख्या है 6 हो गया, इधर भी 6 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा करके हम 2 दूना 4 और 2 6। इस प्रकार आइए चेक कर लें। तो सल्फर की परमाणु संख्या 2, इधर सल्फर की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का 2 दूना 4, 2 6, 2 3 6, संतुलित हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरणों के बाद एक चौथा उदाहरण हम लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इस बात का याद रखें, जिसे हम कली चूना कहते हैं, और इसका उपयोग हम सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भखरा चूना कहा जाता है, का इसका निर्माण करता है तथा उष्मा उत्सर्जित होता है। याद रखें दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कली चूना कहते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कली चूना कहते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में उष्मा भी उत्सर्जित करता है। इसकी समीकरण को लिखना चाहें तो लिखें। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और यह जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जल का सूत्र होता है H2O। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में उष्मा उत्सर्जित हुई तो हम इसे प्लस उष्मा लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जिसमें से उष्मा निकल रही है, तो हम दाईं ओर प्लस उष्मा जोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दें आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब आपस में अभिक्रिया किए तो निर्माण हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भखरा चूना भी कहते हैं। यह जो भखरा चूना होता है इसका उपयोग हम दीवारों पर रंग चढ़ाने के लिए भी करते हैं। सफ़ेद रंग का रंग चढ़ाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं दीवारों पर। तो यह किस प्रकार से सफ़ेदी देता है दीवारों को, तो देखिए, जब यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पर रंग देते हैं तो इसका रंग पूरा चमकदार नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद यह चमकने लगता है। कारण क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है, और यही दीवार को उजला कलर का चमकदार दीवार बना देता है। और साथ में जल भी बनता है जो वाष्प बन के उड़ जाता है हवा में। तो दोस्तों, इस बात का याद रखें कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भखरा चूना को दीवारों पर रंग चढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट दीवार को चमकदार बनाता है, और साथ में जो जल वाष्प बनते हैं वो हवा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाया। चलिए दोस्तों, हम अगला उदाहरण की बात कर लेते हैं। 5 नंबर, सल्फर ट्राईऑक्साइड एवं जल में अभिक्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ध्यान दें, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ट्राई अर्थ होता है 3, तो सल्फर ट्राई मतलब 3, ऑक्साइड मतलब O, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल में आपस में अभिक्रिया जब हुआ तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 का निर्माण होता है। तो हम देख रहे हैं कि SO3 और H2O दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो यह नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ, इसका गुण इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एक प्रकार का संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया में होता यही है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और बने हुए नए पदार्थ का जो गुण होता है वह मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और इस वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि मेरे पास एक बड़ा सा यौगिक होता है, कॉम्प्लिकेटेड यौगिक, जो टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे आसान सरल यौगिक बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का यह जो होता है विपरीत होता है। कैसे कह सकते हैं कि विपरीत होता है? तो उसमें हो रहा था ये कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पर एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। इसे हम उदाहरण से समझने के प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अर्थात जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है टूटना, और यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आइए समीकरण लिखते हैं इसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र ये हुआ, और इसे हम गर्म किए तो गर्म करने पर यह टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसके बगल में एक तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रियाएं से गैस का उत्सर्जन होता है तो गैस के सूत्र के बगल में हम एक ऊपर की ओर जाते हुए तीर का चिन्ह दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट रहा है। तो यह जो अभिक्रिया कहलाएगी वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा उदाहरण हम बात करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। जब हम पोटेशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है KClO3, जब हम इसे गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। इसका समीकरण लिखते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, यह जिसको गर्म किए तो टूट गया पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाया, तो ऑक्सीजन गैस का O2 हुआ, जो उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए बगल में तीर का चिन्ह दिए। यहाँ पर ध्यान देखिए, एक पदार्थ इसको गर्म करने पर ये 2 पदार्थों में टूट जा रहा है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि एक पदार्थ टूट करके 2 अलग अलग पदार्थों में वियोजित हो रहे हैं, अपघटित हो रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। इसे तोड़ने के लिए या तो हम इसे गर्म करते हैं, या तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, या किसी अन्य तरीके से इसे तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हम अब नए एक अभिक्रिया की बात करते हैं जिसे हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, वैद्युत का मतलब होता है विद्युत धारा और अपघटन का मतलब होता है टूटना।
यानी कि विद्युत धारा के कारण अपघटन होना यानी कि टूटना। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में होता यह है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड लेने पर, द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड का अर्थ क्या हुआ? तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई धातु कैल्शियम है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड हो जाएगा CaO, तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम है तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार के ये जो हैं इन्हें हम मैग्नीशियम या कैल्शियम यानी कि धातुओं के ऑक्साइड कहेंगे। और क्लोराइड क्या होगा? तो क्लोराइड हो जाएगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम एक धातु है, इसका क्लोराइड की हम बात करेंगे तो इसका क्लोराइड ले लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का अर्थ होता है उसमें क्लोरीन लगा होना और ऑक्साइड का अर्थ होता है ऑक्सीजन लगा होना। तो कुछ धातु के द्रवित मतलब कि द्रव अवस्था में, तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से, मतलब कुछ धातु है उनके हम ऑक्साइड या तो क्लोराइड लेंगे और वो भी द्रव अवस्था में, और उस द्रव में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपघटित हो जाते हैं, अर्थात वो टूट जाते हैं। तो टूटेगा तो दो भाग में, जिससे सोडियम क्लोराइड है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो धातु है अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस है ये अलग हो जाएगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड हैं तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसमें जो धातु वाला भाग है वो अलग और ऑक्सीजन वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि कुछ धातुओं के द्रवित मतलब कि लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में जो ऑक्साइड या क्लोराइड होते हैं उनसे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में जो धातु है वो कैथोड पर प्राप्त होता है और जो ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है यानी कि प्राप्त होती है। अब ये कैथोड और एनोड क्या है? आपने बैटरी देखा होगा तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव होते हैं आपने देखा होगा कि बैटरी होते हैं, तो इस बैटरी पर इस बैटरी के एक हिस्से पे प्लस लिखा होता है और दूसरे हिस्से पे माइनस लिखा होता है। तो जो प्लस वाला हिस्सा होता है हम इसे एनोड कहते हैं और जो माइनस वाला हिस्सा होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो हम करेंगे क्या कि किसी भी धातु का जो द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड होगा उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करने का अर्थ हुआ कि उसमें हम एनोड और कैथोड डालें, मतलब दोनों चीज़ उसमें हो। यहाँ से दो तार निकालेंगे और दोनों तार जा कर के उस द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड में धातु के डाल देंगे इलेक्ट्रोड के सहारे। तो एक प्लस वाला होगा और दूसरा माइनस वाला होगा। तो जो प्लस वाला होगा का एनोड होगा और जो माइनस वाला होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। तो कह रहा है कि जो धातु है वो कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, यानी कि सोडियम क्लोराइड है जिसका हम द्रव लिए हुए हैं, इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तो इसका समीकरण लिखें। तो सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सोडियम कैथोड पे अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस है जो एनोड पर अलग हो जाएगा। चित्र से हम इसे बनाना चाहें अगर, तो एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में सोडियम क्लोराइड का विलयन हम डाल देते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने के बाद हम इसे एक बैटरी के सहारे, एक बैटरी ले लीजिए, जिसका एक हिस्सा पॉजिटिव वाला है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव वाला है। यहाँ से हम तार के सहारे एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है आप लोग देखे होंगे, बैटरी का जो अंदर जब तोड़िएगा उसे तो एक काला रंग का
रॉड जैसा दिखाई देगा वही इलेक्ट्रोड है, तो उसका उपयोग हम कर लेते हैं। कार्बन का बना होता है वो, तो इसमें हम लगा देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो जो सोडियम है वो कैथोड पे पास जमा होता है। कैथोड का मतलब हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल के पास यानी कि यहाँ पर सोडियम जमा होगा। सोडियम यहाँ पे जमा होने लगता है और क्लोरीन गैस एनोड पर, तो क्लोरीन गैस जो है एनोड के पास आता है और एनोड के सहारे वो बाहर हवा में चला जाता है क्योंकि गैस है, और सोडियम सभी यहाँ पे जमा हो जाएगा और ये जो विलयन डाले हैं वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड के द्रवित अवस्था में वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो यह सभी के साथ नहीं होता है, कुछ ही ऐसे धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन होता है। दूसरा उदाहरण से हम समझना चाहेंगे द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। यानी कि अब हम देखेंगे कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो इसका वैद्युत अपघटन कराने के लिए सबसे पहले इसे हम द्रव अवस्था में लेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड को। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रवित कर लेंगे, मतलब द्रव अवस्था ले लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। इसमें जब हम विद्युत धारा डालेंगे तो एल्युमिनियम कैथोड पे चला जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पर मुक्त होगा। उसी प्रकार जैसे कि हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के लिए दिखाया था। तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड विद्युत धारा जब हम डालें उसमें तो एल्युमिनियम कैथोड पे चला गया और ऑक्सीजन एनोड पे चला गया। तो दोस्तों जब भी हम लिखते हैं कोई भी अभिक्रिया तो वो रासायनिक समीकरण जो है वो हमेशा संतुलित होना चाहिए। तो यह जो रासायनिक समीकरण है क्या संतुलित है? जब संतुलित नहीं हो तो आप संतुलित कर लीजिए, घर पे उसे देखिए कि कोई भी समीकरण जो है उसे हम असंतुलित नहीं लिखें, जब भी लिखें तो हम संतुलित लिखें। यहाँ पर असंतुलित जितने भी हम समीकरण लिखे हैं वो सभी असंतुलित हैं, तो आप इसे प्रयास करें कि संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल का वैद्युत अपघटन। हाँ जी, जल का वैद्युत अपघटन हम कर सकते हैं। आप इसे घर पर प्रयोग कर सकते हैं, घर पे इसके लिए एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम जल का वैद्युत अपघटन करें। तो आप जल में जब विद्युत धारा डालते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाएगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पे जाएगा। तो इसे हम कैसे बनाएं थोड़ा देख लेते हैं। आप एक मग ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए प्लास्टिक वगैरह का। इसके बाद इसमें हमें यहाँ पे 2 छेद करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कीजिए। यहाँ से हम एक जोड़ देंगे पाइप की तरह और यहाँ भी एक पाइप की तरह आप जोड़ दें और इसमें ना छिद्र होना चाहिए ताकि पानी अंदर जाए। छिद्र यहाँ पे होगा ताकि अंदर पाइप में पानी भरा रहे। इसके बाद हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ये इलेक्ट्रोड हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी आप 6 वोल्ट का यूज कर लीजिए, 6 वोल्ट का बैटरी आप यूज कर सकते हैं। जिसका ये धन और ये ऋण टर्मिनल हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये गलत हो गया थोड़ा सा इधर से, अच्छा ठीक है समझ लीजिएगा। इसे हम जोड़ देते हैं तो ये धन वाला टर्मिनल है और ये ऋण वाला टर्मिनल है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें पानी भर देते हैं, इसमें हम पानी भर देते हैं। जैसे ही पानी हम इसमें डालेंगे तो होगा ये कि एक हिस्सा ये जो देख रहे हैं आप एनोड है प्लस वाला, तो एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलेगा और
कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसे आप देख सकते हैं इस प्रकार कि जब भी हम ऑक्सीजन गैस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो आपको दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि गैस है तो आपको दिखेगा नहीं। तो पता करने के लिए कि हम कैसे जाने कि हाइड्रोजन गैस है, तो जब आप आग लगाइएगा, इसे हम जलाएंगे जब इसे, तो पॉप ध्वनि के साथ ये जलता है। पॉप पॉप करके मतलब पॉ करके आवाज़ आएगी जब हम इसे जलाएंगे। तो पॉप ध्वनि के साथ जब जलता है तो वह हाइड्रोजन गैस होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा ये कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, अर्थात ज्वलनशील होती है, तो आग लगने का चांस बना रहता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखकर आप इस प्रयोग को घर पर खुद से बना सकते हैं। तो यह जल का वैद्युत अपघटन है जिसमें हम जल को विद्युत धारा के सहारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम और भी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, नए वीडियोज़ के लिए ला रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखने के लिए धन्यवाद आपको।